हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं थर्मल एक्सपांसन टॉपिक को। राइट, थर्मल एक्सपांसन टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो इसके पहले हीट से रिलेटेड जो अपना चैप्टर चल रहा है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, उसका फर्स्ट वीडियो हो चुका है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था क्या हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। और फिर टेम्परेचर स्केल्स डिफरेंट डिफरेंट हम लोग ने देखा था, उसका फॉर्मूला देखा था। राइट, कि आपको कोई भी स्केल दे दिया जाए दुनिया का, तो आप उसका कन्वर्जन सेल्सियस से उस स्केल में कैसे कर सकते, वो सब हम लोग ने देखा था। राइट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। राइट, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक थर्मल एक्सपांसन। और ये हीट यूनिट का चैप्टर है। राइट, बहुत ही ईजी है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, मैकेनिक्स से पूरा इंटायरली अलग है। तो आप नया बिगनिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं थर्मल एक्सपांसन। देखो क्या होता है ना, कोई भी चीज़ को अगर हम लोग हीट कर रहे हैं, हीट कोई भी मेटल का एग्जांपल लेते हैं, मेटल को हम लोग हीट कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उस मेटल का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। राइट, मेटल का क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और हमें दिखता है कि वो एक्सपांड हो गया है। क्या हो गया है, एक्सपांड, यानी एक्सपांसन होता है। जैसे ही हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फिर उससे उसका एक्सपांसन होने लगता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है क्या, थर्मल एक्सपांसन। एक्सपांसन ड्यू टू व्हाट, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मतलब हीट। ओके, अब ये क्यों होता है उसको समझते हैं। लेट सपोज ये सॉलिड पार्टिकल्स है। राइट, ये पार्टिकल्स है जो कि सॉलिड स्टेट के हैं। आपको पता ही होगा क्रिस्टल होता है ना। ये मैं स्प्रिंग जैसा बना रहा हूँ बिकॉज यू नो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो ये 4 पार्टिकल्स मैंने बना दिए किसी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के। ये 4 पार्टिकल्स के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब मैं क्या करता हूँ, हीट करता हूँ। जैसे ही मैं हीट करता हूँ तो ये पार्टिकल्स को क्या मिलेगी, एनर्जी। राइट, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और टेम्परेचर इंक्रीज मतलब क्या, वो लोग की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये लोग रैंडम मोशन और करने लगेंगे और करने लगेंगे, यानी ये जो पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल है, ये रैंडम मोशन करने लगेगा। क्या करने लगेगा, रैंडम मोशन, ऐसे 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 तेजी तेजी क्या करने लगेगा, रैंडम मोशन करने लगेगा। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्सपांसन हो जाएगा। ठीक है, ओके, यानी मैंने या फिर हमने हीट किया तो उससे क्या हो गया, कोई भी पार्टिकल्स है वो सॉलिड के हो सकते हैं, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, वो पार्टिकल क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं। राइट, यहाँ तक तो ठीक था, ये बात हमें समझ में आती है। बट इसमें आपको एक डाउट आना चाहिए। ठीक है, वो डाउट क्या आना चाहिए कि अगर हम लोग इसको हीट कर रहे हैं तो ये पार्टिकल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं। राइट, ये एक्सपांड भी हो रहा है और कंप्रेस भी हो रहा है। मतलब देखो, ये बाहर भी जा रहा है, बाहर जाना मतलब एक्सपांशन, और अंदर भी जा रहा है मतलब कंप्रेशन। तो एक्सपांशन और कंप्रेशन दोनों होता है, बट हम लोग एक्सपांशन ही कंसिडर क्यों करते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आपके मन में आना चाहिए था। ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, बट लॉजिकल क्वेश्चन है कि नहीं, अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, ये कंप्रेशन और एक्सपांशन दोनों हो रहा है उसका हीट देने से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, बट वो सिर्फ एक्सपांशन क्यों होता है वो हम लोग समझते हैं। तो उसका जवाब हमें मिलेगा ये ग्राफ से। ये ग्राफ कौन सा है, ये ग्राफ है एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बीच में। क्या है, एनर्जी मतलब कि एनर्जी, और आर, आर क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। राइट, ओके, ये ग्राफ आपने केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर में भी शायद पढ़ा होगा। ठीक है, ये ग्राफ कैसे बनता था, ऐसे आता था कुछ। ऐसे करके ग्राफ जाता था। ठीक है, ये जो पॉइंट होता था
इस पॉइंट पे एनर्जी क्या है, मिनिमम है, ई मिनिमम, और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं आर नॉट, है ना। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, एनर्जी मिनिमम है। एनर्जी मिनिमम मतलब क्या, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो क्या होता है, देखो हमने हीट किया कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को, हीट किया, उससे क्या हो रहा है, एक्सपांसन भी हो रहा है, कंप्रेशन भी हो रहा है। अब देखो ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये जो ग्राफ है, इसका जो वेल है वो अनसिमेट्रिकल है। क्या है, अनसिमेट्रिकल है, इसका वेल अनसिमेट्रिकल है। इसके वजह से गैस क्या होती है, एक्सपांड होती है। ये एक्चुअल रीज़न है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि गैस एक्सपांड क्यों होती है, तो सिर्फ हीट कर दिया वो रीज़न नहीं है, ये रीज़न है। इसका जो वेल बन रहा है, इसका जो कुआं बन रहा है वो अनसिमेट्रिकल है, मतलब कि इसमें सिमेट्री नहीं है। अगर आप इसका एवरेज लेंगे, तो इसका एवरेज कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे, मतलब कुछ तो एक्सपांड करेगी गैस, या फिर वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे, राइट। अगर ये सिमेट्रिकल होता, अगर ये ग्राफ ऐसा कुछ होता, ठीक है, तब उसका एवरेज यहाँ पे आ जाता, राइट। एवरेज हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो गैस कंप्रेस भी कर रही है, एक्सपांड भी कर रही है, तो आप बोल सकते हैं कि ओवरऑल एवरेज लेना पड़ेगा, राइट। कंप्रेशन और एक्सपांसन ओवरऑल एवरेज लेना पड़ेगा। एक्सपांसन ज़्यादा होता है, कंप्रेशन कम होता है, इस वजह से कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हीट करने पे क्या होते हैं, एक्सपांड होते हैं। उसका एक्चुअल रीज़न ये है। कहीं पे 4 ऑप्शन दिया है कोई भी छोटे मोटे एग्जाम में, तो आप बता सकते हैं कि एनर्जी वर्सेस आर का जो ग्राफ है, वेल है, वो अनसिमेट्रिकल है। ये एग्जैक्ट रीज़न है, ठीक है। तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो जैसे देखो अगर एनर्जी हम और देते हैं, ये मिनिमम एनर्जी थी, अगर हम लोग और एनर्जी देते, ठीक है, तो देखो इसका एवरेज यहाँ पे आएगा, इसका एवरेज यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे आएगा ना। इस मतलब एक्सपांसन और हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग एनर्जी बढ़ाते जाएंगे एक्सपांसन और होता जाएगा। तो ये ग्राफ उसको भी फॉलो कर रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये था एग्जैक्ट इसका फील और एग्जैक्ट इसका रीज़न कि एक्सपांसन क्यों होता है। आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई पूछता नहीं है, मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बेसिक के लिए, फंडामेंटल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझना, ठीक है। बेसिक और फंडामेंटल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझना। तो अब देखेंगे लीनियर एक्सपांसन क्या होता है, ठीक है, और उसे समझेंगे। इसमें मैथ्स है, इसमें फॉर्मूला एक डिराइव होगा, वो इम्पॉर्टेंट है, उसमें ध्यान देना, ठीक है। तो एक रॉड लेता हूँ मैं, ठीक है, क्या लेता हूँ, एक रॉड लेता हूँ। उस रॉड का लेंथ है L और टेम्परेचर है T। उसको मैंने हीट कर दिया, क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट करने के बाद आपको पता ही है वो रॉड का लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी एक्सपांड हो जाएगा वो। तो ये समझो एक्सपांड हो गया, ठीक है। एक्सपांड होने के बाद उसका लेंथ हो गया L प्लस डेल्टा L और टेम्परेचर हो गया T प्लस डेल्टा T। मतलब डेल्टा T टेम्परेचर मैंने इंक्रीज़ कर दिया, तो लेंथ में कितना इंक्रीज हो गया, डेल्टा L। टोटल कितना हो गया, L प्लस डेल्टा L, राइट, ओके। और ये जो रॉड है ना वो 1D है, ठीक है। इसको एक ही डायमेंशन की तरह, बहुत इसका थिकनेस बहुत कम है, इसकी ब्रेड्थ बहुत कम है, ऐसा ट्रीट करना। ये बहुत पतला है मतलब, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं आप, ओके। तो हीट करने के बाद रॉड एक्सपांड करेगा, ये आपको पता ही है। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि डेल्टा L जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल लेंथ के। जो डेल्टा L चेंज इन लेंथ था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल L के। जो ओरिजिनल इसका लेंथ था रॉड का, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सॉरी, मतलब चेंज इन लेंथ कितना होगा वो डिपेंड करता है कि पहले ओरिजिनल लेंथ क्या था वो। और दूसरा ये देखा गया कि डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। ये तो ऑब्वियस ही बात है, जितना हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना क्या होगा, लेंथ भी इंक्रीज करेगा, ठीक है।
तो ये दोनों प्रोपोर्शनल देखा गया और फिर क्या किया गया, ये दोनों को मर्ज किया गया और ये प्रोपोर्शनल हटाया गया। तो आपको पता ही है प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है ना, जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या है, अल्फा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। क्या बोलते हैं इसे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ठीक है, ये बोला जाता है इसे। और ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, डिपेंड्स ऑन व्हाट, मटेरियल, मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है, चेंज होता है। तो डिपेंड्स ऑन मटेरियल, कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो। हर एक मटेरियल के लिए अल्फ़ा की वैल्यू अलग होगी और वो कांस्टेंट होगा उसके लिए, राइट। ओके, क्या अल्फ़ा को और अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, यहाँ से अल्फ़ा का अगर आप फॉर्मूला निकालना चाहेंगे अल्फ़ा, तो ये नीचे चला जाएगा, ये भी नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से इफ़ एल इज इक्वल टू 1 मीटर और डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 यूनिट या फिर केल्विन, ठीक है। अगर एल 1 मीटर हो गया और डेल्टा टी 1 केल्विन हो गया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा एल। तो अल्फ़ा इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, कैसे कि अल्फ़ा कुछ नहीं है, चेंज इन लेंथ ही है, जब ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर का हो और चेंज इन टेम्परेचर 1 यूनिट का हो या फिर 1 केल्विन का हो। तो अल्फ़ा को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, कैसे, इट इज़ चेंज इन लेंथ it is a change in length per unit length per unit change in temperature, per unit मतलब एक, लेंथ पर यूनिट लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर राइट। तो अल्फ़ा को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि अगर ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर का था और डेल्टा टी 1 यूनिट का चेंज हुआ, तो फिर अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा एल हो जाएगा। उस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और अल्फ़ा आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में गिवन होगा, राइट। तो आप ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, है ना, ओके। तो आई होप आपने नोट किया होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली अल्फ़ा ऑफ स्टील का अल्फ़ा देखा गया 1.2 इंटू 10⁻⁵ सेल्सियस इनवर्स, है ना। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, लेंथ मीटर होता है, ये भी मीटर होता है, तो कैंसिल हो जाएंगे, डेल्टा टी है यानी टेम्परेचर का यूनिट सेल्सियस इनवर्स। और अल्फ़ा ऑफ कॉपर देखा गया, कॉपर वो आता है 1.7 इंटू 10⁻⁵ सेल्सियस इनवर्स। तो ये था अल्फ़ा के बारे में, राइट। ये था लीनियर एक्सपांशन, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे वॉल्यूम एक्सपांशन। वॉल्यूम एक्सपांशन क्या होता है, ठीक है। ये भी सिमिलर है लीनियर एक्सपांशन जैसा। लीनियर में कैसा होता था कि वो रॉड का लेंथ इंक्रीज हो जाता था, इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा वॉल्यूम को अगर हम लोग हीट करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कब लगाना है, 3D में लगाना है, 3D ऑब्जेक्ट में जिसके 3 डायमेंशन होंगे। जैसे कि आप एक क्यूब का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो एक क्यूब क्या होता है, 3D ऑब्जेक्ट होता है, आपको पता ही होगा। अब इस क्यूब को मैंने अगर हीट कर दिया तो ये पूरा वॉल्यूम वाइज एक्सपांड करेगा, इसका लेंथ भी बढ़ेगा, ब्रेड्थ भी बढ़ेगा और हाइट भी बढ़ेगा। तो तीनों चीज़ें इसकी बढ़ेंगी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वॉल्यूम एक्सपांशन, राइट। सिमिलर एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ओरिजिनल वॉल्यूम के, और चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था चेंज इन टेम्परेचर के। सेम लीनियर जैसा केस है।
और फिर ये दोनों को मर्ज करना है, प्रोपोर्शनैलिटी हटानी है, तो क्या आता है V प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट गामा और डेल्टा टी। गामा को क्या बोलते हैं? गामा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। तो सेम वही अल्फ़ा जैसा डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। गामा की वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू डेल्टा V बाय V डेल्टा टी। सेम इफ़ वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, ठीक है, ऐसा यूनिट मीटर क्यूब, और डेल्टा टी इज़ 1 केल्विन, ऐसा यूनिट ही ले रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर। अगर ऐसा है तो क्या होता है, गामा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल्टा V के, राइट। तो इसको भी हम वैसा डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि अल्फ़ा को किया था, ठीक है। गामा इज डिफाइंड एज it is a change in volume per unit volume per unit change in temperature, per unit volume per unit change in temperature, ठीक है। इट इज़ अ चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ऐसा गामा को डिफाइन कर सकते हैं। आप इस तरीके से ही फॉलो करना, फिर ऐसे लिख लेना, राइट। ओके, आपको एक बात बताता हूँ, जो गामा होता है ना, वो हाईली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मतलब क्या, गामा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर चेंज कर रहे तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, राइट। और एक और चीज़ बताता हूँ गामा के बारे में। गामा और अल्फ़ा का रिलेशन है 3 अल्फ़ा। ऐसे कोई भी मटेरियल का अल्फ़ा अगर गिवन है तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा आ जाएगा, ठीक है। इसका प्रूफ अभी देखेंगे हम थोड़ी देर बाद, बट आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये जो गामा है ना, वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है, तो मैं इसको रब करके बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो गामा क्या करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, राइट। तो हम उसको समझेंगे। जैसे कि मान लो कोई आपको ऐसा ग्राफ दिया है, यहाँ पर क्या दे दिया है, गामा दे दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है, राइट। और ऐसा कुछ ग्राफ दिया है आपको, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ दिया है समझो आपको, ठीक है। ऐसा मतलब गामा डिपेंडेंट है किस पे, टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो गामा की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बट एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है, जिस समय क्या होता है, टेम्परेचर हम लोग कितना भी इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर हम लोग कितना भी इंक्रीज़ करेंगे, बट गामा की वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आ रहा है, जैसे देखो, हो सकता है ये 200 केल्विन हो, ये क्या हो, 500 केल्विन हो, ठीक है। तो 200 केल्विन पे गामा इतना था, 500 केल्विन पे गामा इतना था, ठीक है। इसको बड़ा कर लेते हैं, 500 केल्विन पे गामा इतना था। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर क्या हुआ, चेंज हुआ, वैसे वैसे गामा बढ़ते गया, राइट। बट आफ्टर द 500 केल्विन व्हाट इज़ हैपनिंग इज़, 500 केल्विन के बाद टेम्परेचर हम लोग कितना भी बढ़ा रहे हैं, बट गामा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इस तरीके से आपको गामा वेरिएबल में खेल सकता है, मतलब गामा वेरिएबल दे के क्वेश्चन दे सकता है आपको, राइट। तो इफ़ एट लोअर टेम्परेचर जब टेम्परेचर कम है तो क्या हो रहा है, एट लोअर टेम्परेचर
गामा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एट हाइयर टेम्परेचर क्या हो रहा है, हाइयर टेम्परेचर जैसे ही हाई हो गया, 500 केल्विन से भी ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, गामा क्या हो गया है, कांस्टेंट। क्या हो गया है, कांस्टेंट। तो वही लिख दिया है मैंने। आपको गामा वेरिएबल दे सकता है, ऐसा कुछ गामा दे सकता है, T² प्लस 2T, ऐसा करके कुछ वेरिएबल दे सकता है, ऐसा दे सकता है, राइट। तो आपको पता है डेल्टा V इज इक्वल टू V गामा डेल्टा T, ये फॉर्मूला अभी हम लोग ने डिराइव किया था। तो इस समय हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे पता है, dV इज इक्वल टू V गामा की वैल्यू पुट करेंगे T² प्लस 2T, और यहाँ पर क्या लेंगे, dt। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। टेम्परेचर आपको जो भी गिवन रहेगा, लेट सपोज 200 इनिशियल था और फाइनल था 500, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, राइट। यहाँ पर v कांस्टेंट रहेगा, इनिशियल ओरिजिनल वॉल्यूम जो था वो तो कांस्टेंट ही होगा ना, तो वो हम लोग बाहर ले लेंगे और बाकी इंटीग्रेशन नॉर्मल ऐसा हम लोग लगा सकते हैं। तो आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन दे सकता है JEE मेंस में, राइट, नीट में भी दे सकता है, राइट। तो आई होप आपको समझा होगा गामा वेरिएबल का केस, ठीक है। अब मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा होता है, उसको प्रूफ करते, राइट, उसको क्या करते, प्रूफ करते। तो आप ये नोट कर लो, उसके बाद हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। मैं साइड हट जा रहा हूँ, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा का प्रूफ देखेंगे, राइट। तो प्रूफ फॉर गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा, तो एक क्यूब बना लेता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर गामा का यूज़ हो रहा है तो क्यूब बनाना अच्छी बात होती है। ये क्यूब को अगेन हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, एक्सपांड होगा। अब एक्सपांशन के बाद इसका चेंज इन लेंथ को मैं dl ले रहा हूँ, चेंज इन टेम्परेचर को dt ले रहा हूँ, और चेंज इन वॉल्यूम को मैं dv ले रहा हूँ, राइट। ऐसा मैंने ले लिया चेंज को, ठीक है। और यहाँ से अपने को ये फॉर्मूला पता ही है, डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता है, V गामा डेल्टा T, ये फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया था, राइट। तो अगर स्मॉल चेंज है तो dV इज इक्वल टू V गामा dt, ऐसा हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये कैपिटल T को मैंने स्मॉल t ले लिया है, राइट, ओके। और यहाँ से वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम अपने को पता है, अगर इसका लेंथ L है तो वो क्या हो जाएगा, L³ हो जाएगा, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L³ हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, dV, और ये क्या हो जाएगा, 3L² dl। इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। समझो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू L, वैसा भी समझ सकते हैं आप। तो dV/dl आ जाएगा, और यहाँ पर 3L² होगा, तो dl यहाँ पे आ गया, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो dV की वैल्यू ये आ गई। अब जैसे ये होता है वैसे ही डेल्टा L इज इक्वल टू L अल्फ़ा डेल्टा T, ये फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया था लीनियर एक्सपांशन के लिए। तो सेम अगर स्मॉल चेंज है तो dl इज इक्वल टू L अल्फ़ा dt, ऐसा मैं लिख सकता हूँ जैसा मैंने ये लिखा है, राइट। तो एक काम करते हैं, ये जो dV की वैल्यू आई यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3L² dl, ये आ गया। और यहाँ पर क्या हो गया, RHS में V गामा dt, ये हो गया, ठीक है। अब देखना dl की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, और V क्या होता है, L³ होता है, तो V की वैल्यू भी पुट कर रहा हूँ। देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे एक लाइन मारता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3L² dl की वैल्यू क्या है, L अल्फ़ा dt, ये हो गया, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। V की जगह पे मैं L³ लिख रहा हूँ, L³ और गामा dt वैसे ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, L³ और L² और ये L³ बन जाएंगे, कैंसिल हो गया, dt कैंसिल हो गया, बचा क्या, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसा प्रूव कर सकते हैं, स्टेटमेंट वगैरह आप एग्ज़ाम में ऐसा लिख सकते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, लाइक दैट यू कैन राइट, ओके। तो अब हम देखेंगे एरिया एक्सपांशन।
एरिया एक्सपांशन में क्या होगा, वही सेम चीज़, अगर चेंज इन एरिया है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इनिशियल एरिया के और चेंज इन टेम्परेचर के। तो फिर डेल्टा ए इज इक्वल टू ए, यहाँ पे बीटा लेते, ए बीटा डेल्टा टी ऐसे आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे जो बीटा होता है वो 2 अल्फ़ा के बराबर होता है, राइट। बीटा अगेन कैसे डिफाइन हो सकता है, चेंज इन एरिया पर यूनिट एरिया अपॉन पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। और इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करना है। अब ये जो है वो मैं स्मॉल चेंज के लिए ले रहा हूँ, तो डी ए इज इक्वल टू ए बीटा डी टी ऐसा ले सकता हूँ मैं। और एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर होता है, आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा, तो 2L आएगा, 2L और यहाँ पर DL आएगा, राइट। और DL का फॉर्मूला अपने को पता ही है, L अल्फ़ा डेल्टा टी यानी DT। तो वही सेम अगेन पुट करेंगे, 2L DL हो जाएगा और A बीटा DT, एरिया की जगह पे L स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, B DT, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, DL की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है क्या, L अल्फ़ा DT। तो क्या हो जाएगा, L अल्फ़ा DT पुट करूँगा तो L स्क्वायर बन जाएगा अल्फ़ा DT, यहाँ पर क्या है L स्क्वायर बीटा DT, L स्क्वायर DT कैंसिल, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा। तो ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एरिया एक्सपांशन या फिर एरियल एक्सपांशन भी बोल सकते हैं। तो इसमें बीटा डिफाइन होता है। तो 3 चीज़ें हो गई, क्या क्या हो गया, लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन और वॉल्यूम एक्सपांशन। लीनियर में क्या था, अल्फ़ा था, और इसमें क्या था, बीटा था। बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा होता है। और वॉल्यूम एक्सपांशन यानी कि गामा में क्या होता है, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा होता है, राइट। तो यही आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वो दोनों है, बट हाँ ये आपको पता रहना चाहिए, ओके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं खुद से, ठीक है। ट्राई करने के बाद आप सॉल्यूशन देखिए, और अगर आपका करेक्ट आता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो अगर जिन्होंने ट्राई किया है, जिसका सी आया, तो वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कैसे आया सी। क्या बोल रहा है, फॉर एन आइडियल गैस फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अपने को गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, गामा एट व्हाट, कांस्टेंट प्रेशर, राइट। तो आइडियल गैस गिवन है, आइडियल गैस आपको पता ही होगा, आइडियल गैस इक्वेशन होता है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू NRT होता है, राइट। तो PV इज इक्वल टू NRT का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। इस चीज़ को मैं पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ, तो क्या आएगा बताओ, PdV इज इक्वल टू N क्या होता है, कांस्टेंट होता है, R भी कांस्टेंट है, DT है ना, DT, ठीक है। क्या हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएट किया, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा गैस का, और आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो जो चेंज हो रहा था मैंने उसको लिख दिया dV और dt, राइट। अब यहाँ से हम लोग को dV का फॉर्मूला पता है, dV इज इक्वल टू V गामा dt। तो वो पुट करेंगे, ये वाला dV इज इक्वल टू क्या होता है, V गामा dt, और यहाँ से NR dt। तो अगेन dt मर जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NR अपॉन PV, ये आ जाएगा, राइट। अब आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता ही है, PV इज इक्वल टू क्या होता है, PV इज इक्वल टू NRT होता है। तो NR अपॉन NRT, तो ये दोनों मर जाएंगे, बचेगा क्या, 1/T। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो आई होप आपको समझ गया होगा। ये आप छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, नॉर्मल एग्ज़ाम के लिए याद कर सकते हैं। क्या होता है, अगर कांस्टेंट प्रेशर रहता है तो गामा की वैल्यू क्या होती है, 1/T, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे थर्मल एक्सपांसन का एप्लीकेशन, राइट।
एप्लीकेशन के अंदर क्या है, आपको सबसे पहला है बायमेटेलिक स्ट्रिप। तो बायमेटेलिक स्ट्रिप आप हेडिंग डाल सकते हैं, बायमेटेलिक स्ट्रिप, ठीक है। बायमेटेलिक स्ट्रिप क्या होता है? बायमेटेलिक स्ट्रिप मतलब कि दो मेटल के स्ट्रिप होंगे, क्या होंगे? दो मेटल के स्ट्रिप होंगे, वो एक दूसरे से एकदम कांटेक्ट में होंगे और एकदम स्ट्रॉन्ग फील्ड से जॉइंट होंगे। क्या होंगे? जॉइंट होंगे, ठीक है। हर एक पॉइंट पे, ये जो हर एक पॉइंट पे क्या है? जॉइंट है, राइट, ठीक है। इसका लेंथ एज्यूम करो L है, कैपिटल L है इनिशियली, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग हीट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? हीट। उसके पहले आपको एक चीज़ बता दूं, इसका जो लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है वो अल्फ़ा 1 है, और इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है वो अल्फ़ा 2 है। और अपने को ये गिवन है कि अल्फ़ा 1 इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा 2, ये गिवन है। तो यानी कि जैसे ही हम लोग इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो ये ज़्यादा एक्सपांड होना चाहेगा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ज़्यादा है, और ये कम एक्सपांड होना चाहेगा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कम है। तो ये लोग क्या करते हैं, हीट करते ही ये लोग ऐसा कुछ बेंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बेंड हो जाते हैं। क्यों बेंड होते हैं? क्योंकि यही एक रास्ता है वो लोग के पास, ठीक है, सॉरी, यही रास्ता है वो लोग के पास जिससे क्या होगा, ये लेंथ L2 है, ये L1 है, यही एक रास्ता है जिससे क्या होता है, L1 ये है, L2 ये है, सॉरी, क्योंकि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 लिया मैंने। तो जैसे ही हम लोग इसे हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, ये ऐसे बेंड हो जाते हैं। इसमें आप देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला मेटल है उसका लेंथ ज़्यादा एक्सपांड हुआ है कंपेयर टू नीचे वाला जो मेटल है उससे, राइट। इसका हम लोग यूज़ करते हैं। अगर मैं एक आर्क बनाऊं, क्या बनाऊं? आर्क। ये एंगल थीटा हो गया लेट सपोज, और ये डिस्टेंस d है, इसका रेडियस r है, ये r है, ये d है, ठीक है। तो यहाँ से L1 S इक्वल टू आर थीटा करके आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो L1 क्या हो जाएगा? r प्लस d थीटा, ये हो जाएगा, L1 ये है, और L2 क्या हो जाएगा? L2 ये है, r इंटू थीटा, क्योंकि उसका रेडियस ये है इतना, तो r इंटू थीटा ये L1 हो जाएगा, और L2 क्या हो जाएगा? r प्लस डी इंटू थीटा। तो ये L1 L2 अपने को मिल गया है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं L1 बड़ा है, L2 छोटा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अलग अलग था, ओके। इसका हम लोग यूज़ करते हैं किसमें पता है? अलार्म्स में। मतलब यहाँ पर देखो क्या होता है, एक जंक्शन होता है, कनेक्टेड होता है, राइट, एक पॉइंट होता है, कनेक्टेड होता है, और ये क्या है? बायमेटेलिक स्ट्रिप है, जैसा कि ऊपर ये बनाया है वही है। जैसे ही हम लोग इसे हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वो क्या करेगा? बेंड करेगा, ऐसे करके, ऐसे करके क्या करेगा? बेंड करेगा। सॉरी, ऐसे बेंड करेगा। अब जैसे ही ये जंक्शन इस पॉइंट से टूटा तो फिर अलार्म बज जाएगा। यहाँ से हम लोग ने इसे पकड़ के रखा है, क्लैम करके रखा है, ठीक है। तो यहीं से वो बेंड कर सकता है, ठीक है। तो जैसे ही हीट किया तो ये बेंड हो गया, और ये पॉइंट से जैसे कनेक्शन टूटा, अलार्म बज गया, तो यहाँ पे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं इसके, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। बट वो हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि ये जो बायमेटेलिक स्ट्रिप होता है उसका जो ये रेडियस बन रहा है वो रेडियस कितना होगा। हमें ये रेडियस निकालने से मतलब है, ठीक है। वो रेडियस कितना होगा वो बताना है अपने को। तो देखते हैं क्या आएगा। अब L1 L2 दिया है अपने को, ठीक है, L1 L2 दिया है, तो फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। L1 इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ इंटू
इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन है वो इंटू डेल्टा टी, लेट सपोज हमने डेल्टा टी दिया और हीट किया। L2 क्या हो जाएगा, L ओरिजिनल लेंथ दोनों का सेम था और इसका अल्फ़ा 2 और ये डेल्टा टी, राइट। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम L1 बाय L2 करेंगे। क्या करेंगे, L1 बाय L2, यहाँ से L1 बाय L2 निकालोगे तो L और L मर जाएंगे, डेल्टा टी मर जाएंगे, मतलब कैंसिल हो जाएंगे, अल्फ़ा 1 बाय अल्फ़ा 2 बच जाएगा, राइट। यहाँ से भी हम लोग L1 बाय L2 निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, R प्लस डी थीटा, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, R प्लस डी बाय आर, राइट। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस डी बाय आर है ना, L1 बाय L2। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, है ना, L1 बाय L2, ये अल्फ़ा 1 और ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। तो दोनों का संगम करते हैं, दोनों को मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी बाय आर, ठीक है। ये 1 वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 1 बाय अल्फ़ा 2 -1 था, अल्फ़ा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 अपॉन अल्फ़ा 1 ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, डी बाय आर, राइट। हम लोग को आर निकालना था तो क्या करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा लेट सपोज, और इन्वर्स कर देंगे तो फिर आर की वैल्यू आ जाएगी कुछ डी इंटू अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2। तो ये आंसर आ जाएगा, जो हमें आर फाइंड आउट करना था तो ये आता है, ठीक है। तो आर हमें फाइंड आउट करना था तो क्या आता है, आर डी अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2। तो ये फॉर्मूला अपने को मिल जाता है। तो कभी भी बायमेटेलिक स्ट्रिप का रेडियस अगर पूछेगा तो डी अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2। अब देखेंगे, अगर आप ध्यान देंगे तो जो रेडियस है, ये जो आर्क का रेडियस है कितना वो बेंड होना चाहता है, जो रेडियस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 पे, और वो दोनों के बीच के डिस्टेंस पे। तो यानी कि वो सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन पे डिपेंड करता है दोनों मेटल के स्ट्रिप पे, ठीक है, और किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक भी इसका ही एप्लीकेशन है, किसका, लीनियर एक्सपांशन का, तो वो समझेंगे अच्छे से। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, डिफेक्ट या फिर फॉल्ट इन मेटेलिक स्केल, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से देखिएगा। ये एक स्केल है, मेटल का स्केल है, और स्केल में आपको पता ही है रीडिंग दी होती है कुछ ऐसा करके, है ना। यहाँ पे मान लो 100 है, ठीक है, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 80 है, ऐसे करके रीडिंग दी हुई है, समझो, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं ना, ये मेटल का स्केल है, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट कर देते हैं। क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। अगर हम इसे हीट करेंगे तो ये एक्सपांड होगी, राइट। ये क्या हो जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी, ऐसे इस तरीके से एक्सपांड हो जाएगी हीट करने से। अगर ये एक्सपांड हो जाएगी तो इसके जो रीडिंग होंगे वो भी मतलब ऐसे दूर दूर हो जाएंगे एक्सपांड होने की वजह से। यहाँ पे लेट सपोज 80 आ गया, और फिर यहाँ पे 100 आ गया, 120 गायब हो गया, मतलब कि वो एक्सपांड कर गया। 80 पहले यहाँ पे था, अब वो एक्सपांड करने की वजह से इतना हो गया, ठीक है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कुछ मैं ले लेता हूँ 80, ठीक है। स्केल क्या किया, एक्सपांड कर गया। लेट सपोज हमने एक रॉड का मेज़रमेंट किया, किसका, रॉड का, ठीक है, जिसका इनिशियल लेंथ क्या था, 100 था। ये रॉड है, ठीक है, इसका इनिशियल लेंथ कितना था,
100 था। अब वही चीज़ अब सेम हम लोग मेज़र कर रहे हैं तो कितना आ रहा है। स्केल तो वैसे ही रहेगा, उसको हीट वगैरह कुछ नहीं किया है, स्केल तो सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर बाद में मेज़र करने के बाद कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। ठीक है, तो आप मुझे खुद बताइए कि ये जो स्केल है हीट करने के बाद ये कम मेज़र कर रहा है कि ज़्यादा मेज़र कर रहा है। तो आपको पता चलेगा, पहले ये 100 मेज़र कर रहा था, अब क्या है 80 मेज़र कर रहा है, यानी कम मेज़र कर रहा है। द न्यू ऑब्जर्व्ड या फिर मेजर्ड लेंथ इज शॉर्टर देन ओरिजिनल लेंथ। समझा आपको? मतलब क्या, अब जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर मेज़र कर रहे हैं लेंथ, वो शॉर्टर हो गया, छोटा हो गया। पहले 100 था, अभी 80 हो गया, छोटा हो गया। किससे? ओरिजिनल लेंथ से। ठीक है, तो अगर हमको ओरिजिनल लेंथ उसका चाहिए, उसका ओरिजिनल लेंथ अगर हम लोग को चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेजर्ड लेंथ होगा या फिर ऑब्जर्व लेंथ होगा उसमें डेल्टा एल ऐड कर देंगे। मतलब 80 था, ये स्केल 20 सेंटीमीटर क्या किया, एक्सपांड कर गया। तो 80 में अगर आप 20 जोड़ देते तो उसका ओरिजिनल लेंथ आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? 80 में क्या करेंगे, 20 एक्सपांड कर देंगे, 20 ऐड कर देंगे, तो फिर उसका ओरिजिनल लेंथ आ जाएगा। और डेल्टा एल की वैल्यू आपको पहले से ही पता है, अल्फ़ा डेल्टा टी, एल अल्फ़ा डेल्टा टी। मतलब जो स्केल का जो चेंज इन लेंथ आएगा, जो इंक्रीज इन लेंथ रहेगा, वो हमें क्या करना है, ऐड करना है। समझा? तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, राइट। अब सेम इसी तरीके से आपको क्या कर सकता है ना, टेम्परेचर को डाउन कर सकता है, इन द सेंस कि टेम्परेचर यानी कि कूल कर सकता है स्केल को अगर हम लोग कूल कर देंगे तो क्या होगा, स्केल को कूल करने के बाद आपको पता ही है, जो मेटेलिक मेटल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, इन द सेंस कि वो छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेजर्ड लेंथ हीट करने के बाद क्या हुआ वो लिख रहा हूँ। मेजर्ड लेंथ इज शॉर्टर कंपेयर टू मेजर्ड लेंथ इज शॉर्टर देन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हैं। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, कूल डाउन कर देता हूँ, इन द सेंस कि टेम्परेचर अगर मैं डिक्रीज़ कर देता हूँ, टेम्परेचर डिक्रीज़ करने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ करने के बाद ये कूल डाउन होके इसके जो रीडिंग्स होंगे ना, इसके मेटल के जो हम लोग ने रॉड लिया था उसके जो रीडिंग होंगे, वो रीडिंग और भी बढ़ जाएंगे। अगर आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा। जो ये रॉड था सेम है, अब क्या कर दिया हम लोग ने, कूल डाउन कर दिया, यानी टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दिया। टेम्परेचर डिक्रीज़ करने के बाद ये कंप्रेस हो जाएंगे। कंप्रेस होने के बाद देखो ये सेम स्केल है, स्केल सेम है, और यहाँ पर 80 आ गया, यहाँ पर 100 आ गया, यहाँ पर 120 आ गया, ऐसे करके अलग अलग रीडिंग्स है। यहाँ पे 140 आ गया, यहाँ पे 180 आ गया, ऐसा करके अलग अलग रीडिंग है। ठीक है, स्केल कैसा हो गया, ये कंप्रेस हो गया, राइट, कंप्रेस हो गया। तो अब ये क्या मेज़र करने लगा, ये 120 मेज़र करने लगा, यानी कि लेंथ जो है वो बड़ा हो गया, है ना। जो मेजर्ड लेंथ है ml इज़ ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू, मेजर्ड लेंथ जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा एज कंपेयर टू ओरिजिनल लेंथ, राइट। तो ये है मेजर्ड लेंथ, क्या हो जाएगा,
ग्रेटर हो जाएगा। मेजर्ड लेंथ अभी 120 आ रहा है, तो इसमें भी अब ओरिजिनल लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिनल लेंथ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अपना मेजर्ड लेंथ है ना उसमें माइनस कर देंगे क्या, चेंज इन लेंथ को, जो इसका लेंथ है वो माइनस कर देंगे। मेजर्ड लेंथ 120 आ रहा था और ये कंप्रेस हो गया रहेगा, तो इसका जो चेंज इन लेंथ आएगा वो 20 आएगा, राइट। तो ओरिजिनल लेंथ इसका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इसमें प्लस माइनस का कन्फ्यूज़न मत करिए, प्लस माइनस आप कॉन्सेप्ट पकड़िए। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैंने स्केल को हीट किया तो स्केल क्या हो जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी, यानी जो उसका सेम लेंथ था वो छोटा दिखेगा। तो छोटा दिखेगा तो फिर ओरिजिनल लेंथ निकालने के लिए हम लोग ऐड करेंगे, और फिर अगर हम लोग इसको कूल करते हैं तो फिर कूल करने के बाद रीडिंग्स जो है वो कंप्रेस हो जाएगी, नज़दीक आ जाएंगी, यानी कि हम लोग को ज़्यादा रीडिंग दिखेगा, ग्रेटर रीडिंग दिखेगा। तो उसको निकालने के लिए हम लोग, ओरिजिनल लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़िए, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे, आप नोट कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन, राइट। मैं चाहूँगा कि आप ये क्वेश्चन को एक बार रीड करिए और उसके बाद खुद से सॉल्व करिए, ठीक है, और उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा वीडियो पॉज करके, अगर नहीं किया है तो अभी भी कर लीजिए, ठीक है। चलो 1 2 3 स्टार्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्टील स्केल कैलिब्रेटेड फॉर 20 डिग्री सेल्सियस इज यूज्ड, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस का यूज़ किया टू मेजर द लेंथ ऑफ अ रॉड, ठीक है, रॉड के लेंथ को मेजर करने के लिए। एट 10 डिग्री सेल्सियस इट इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या था, 30 सेंटीमीटर वो रॉड का लेंथ आया था। फाइंड द ऑब्जर्व लेंथ ऑफ अ रॉड इफ अल्फा एस। मतलब पहले 10 डिग्री सेल्सियस का अपने को गिवन है, 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना आ रहा था लेंथ, 30 सेंटीमीटर, और 20 डिग्री सेल्सियस पे उसको पहुंचा के अपने को पूछा है लेंथ। तो क्या हो जाएगा, लेंथ शॉर्टर होएगा, मतलब छोटा हो जाएगा, या फिर लॉन्गर होगा, आपको क्या लगता है। अभी हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था। तो जैसे ही अगर हम लोग हीट करते हैं यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, स्केल बढ़ जाती है, उससे रीडिंग क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, यानी वो जो एक्चुअल उसका लेंथ था वो शॉर्टर हो जाएगा, राइट। तो अपना पहले का आंसर क्या आएगा, शॉर्टर, ठीक है, क्या आएगा, शॉर्टर। तो इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब कितना शॉर्ट होगा ये पूछा है, ठीक है। समझो ये रॉड था, पहले ये 100 था, अब वही रॉड कितना हो गया, 80 हो गया था, ठीक है। अब डेल्टा एल की वैल्यू अपने को निकालनी होगी, हाउ मच लॉन्गर या फिर शॉर्टर। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला अपने को याद हो गया है, इतना बार पढ़ लिए हम लोग। डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फ़ा डेल्टा टी होता है, राइट। ओरिजिनल लेंथ कितना था, 30 सेंटीमीटर, अल्फ़ा 30 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई सॉरी, अल्फ़ा की वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁵, और डेल्टा टी की वैल्यू है चेंज इन टेम्परेचर 20 - 10 करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, 10। इसे सॉल्व करेंगे, ये अपना चेंज इन लेंथ आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे, 12 तियाँ होता है 36, 3.6 इंटू 10⁻⁵ मीटर, इतने लेंथ का चेंज आएगा उस स्केल में, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरीके से आपको एक और क्वेश्चन दे सकता है, अगर यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस गिवन हो, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस गिवन हो, तो क्या होगा, पहले 30 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, तो लेंथ इतना था, और अपने को 20 का पूछा है, यानी कि अब टेम्परेचर कम कर दिया है, कूल डाउन कर दिया है, अब अपने को ग्रेटर दिखाई देगा, है ना। अब अपने को क्या दिखाई देगा, पहले तो शॉर्टर था, अब क्या दिखाई देगा, लॉन्गर दिखाई देगा। और हाउ मच लॉन्गर और शॉर्टर वो तो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि डेल्टा टी अभी भी क्या है,
10 डिग्री सेल्सियस ही है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो पूछिए, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक्स पे। तो अब करेंगे पेंडुलम बेस्ड क्लॉक, ये टॉपिक को ख़त्म। ये टॉपिक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें थोड़ा आपका अटेंशन ज़्यादा होना चाहिए, ध्यान देना, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा डेप्थ में होगा, ठीक है, समझना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम, नॉर्मल सा पेंडुलम क्या होता है आपको पता ही होगा। पेंडुलम होता है, उससे हम लोग ऐसे वो रोटेट करते रहते हैं, है ना, वाइब्रेट करते रहता है, उससे हम लोग टाइम बताते हैं। पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा ये यूज़ हुआ करता था, ठीक है। अभी भी कहीं कहीं पे यूज़ होता है। तो क्या होता है ना, जैसे मैं उसका अगर डायग्राम बनाऊँ, ये हो गया पेंडुलम, ये पेंडुलम हो गया। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है, ये मेटल का बना हुआ है, ठीक है, मेटेलिक पेंडुलम है, ठीक है, मेटेलिक पेंडुलम। तो अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये मेटल है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब आपको पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होगा, वो होता है 2π√L/g, ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो लेंथ भी क्या हो जाएगा, पेंडुलम का इंक्रीज हो जाएगा। अगर लेंथ इंक्रीज होता है, ये क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो ये भी तो इंक्रीज होगा, है ना। टाइम पीरियड भी मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब लेट्स सपोज पहले ये पेंडुलम ऐसा था, इतना इसका साइज़ था, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा था, अब उसका साइज़ बढ़ गया है, साइज़ बढ़ गया मतलब वो टाइम पीरियड उसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा, टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा, टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा, वो और धीरे धीरे ऑसिलेशन करेगा। टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा इसका मतलब क्या, वो धीरे धीरे ऑसिलेशन करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक ऑसिलेशन करने में, एक ऑसिलेशन करने में 5 सेकंड का टाइम लगाता था, ओके। अब क्या हुआ, इसका लेंथ बढ़ गया, एल डैश बोल रहा हूँ मैं, उसमें टाइम लगेगा टी डैश। अब इसको एक ऑसिलेशन करने में 10 सेकंड का टाइम लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो धीरे धीरे कर रहा है, ठीक है, धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा है ये, यानी उसका टाइम पीरियड क्या हो गया, बढ़ गया है, वो घड़ी स्लो हो गई है, ठीक है। एक ऑसिलेशन करने में अब इसको 10 सेकंड लगता है, ठीक है। तो अगर टाइम पीरियड बढ़ रहा है, टाइम पीरियड बढ़ गया है, इसका मतलब वो घड़ी स्लो हो गई है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लेगा वही टाइम को बताने के लिए, समझ रहे, ज़्यादा टाइम ले लेगा वही टाइम को बताने के लिए। पहले इतना टाइम में इतने टाइम बता देती थी, अब इतने टाइम बताने के लिए उसको लगेगा इतना टाइम हो गया है। ऐसा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है। एग्जांपल से करते हैं। एक ऑसिलेशन में 5 सेकंड लग रहा था, अब एक ऑसिलेशन में कितना सेकंड लग रहा है, 10 सेकंड। आपने बोला मैं 10 ऑसिलेशन बाद वहाँ पे घूमने चले जाऊँगा, है ना। आपने क्या बोला इनिशियली, 10 ऑसिलेशन बाद मैं अपने रूम से घूमने चले जाऊँगा, बाहर चले जाऊँगा, पार्क में चले जाऊँगा। यानी आपने सोचा था कि 10 ऑसिलेशन मतलब 50 सेकंड हो गया रहेगा, मैं 50 सेकंड बाद चले जाऊँगा, है ना। आपने सोचा 50 सेकंड बाद चले जाऊँगा, बट अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है और इसका लेंथ इंक्रीज हो गया है, ये जो इनकरेक्ट टाइम दिखा रहा है, इनकरेक्ट टाइम दिखा रहा है, उसके हिसाब से एक ऑसिलेशन 10 सेकंड में होगा, तो 10 ऑसिलेशन होने में वो 100 सेकंड ले लेगा, ठीक है। यानी वो 100 सेकंड बाद 10 ऑसिलेशन दिखाएगा आपको, कितना, 10 ऑसिलेशन 100 सेकंड बाद दिखाएगा। आपने सोचा था मैं 50 सेकंड बाद चले जाऊंगा, लेकिन आप कितने समय बाद जा रहे हैं, 100 सेकंड बाद। आप लेट हो रहे हो, ये पेंडुलम लेट हो गया है, ये टाइम का लॉस कर रहा है, ठीक है। क्या करता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, लॉस इन टाइम होता है। क्या होता है, लॉस इन टाइम। अभी अच्छे से लिखूंगा मैं, तो आई होप ये समझे रहेंगे आप। तो हमें पूछता है कि आप टी डैश की वैल्यू बताइए। आपने ये समझा कि
टेम्परेचर इंक्रीज होने से लेंथ इंक्रीज हो गया, लेंथ इंक्रीज हो गया मतलब क्या, टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया, टाइम पीरियड इंक्रीज होना मतलब आप लेट हो रहे हैं, क्योंकि टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ है, ठीक है, टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ है, वो वही ऑसिलेशन करने के लिए ज़्यादा टाइम लगाएगा, लेंथ बढ़ गया, अब एकदम धीमे धीमे ऑसिलेशन हो रहा है, और लेंथ नॉर्मल था, ओरिजिनल साइज था तो ऐसे अपना फटाफट कर रहा था, लेंथ जैसे बढ़ गया वो धीमे धीमे ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ गया है, लेकिन आप लेट हो रहे हैं, टाइम का लॉस हो रहा है। ओके, हमें क्या पूछता है कि टी डैश और टी, तो वो निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, लेट सपोज इसका इनिशियल टाइम पीरियड ये था टी, इनिशियल लेंथ एल था, ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा था, ठीक है, और चेंज इन टाइम, लॉस इन टाइम को अब मैं डेल्टा टी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। टी इज इक्वल टू 2π√L/g था, टी डैश क्या हो जाएगा, 2π, टी डैश क्या है, इनकरेक्ट टाइम, वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ तो था ही, इसके साथ इसका जो चेंज इन लेंथ होगा डेल्टा एल, वो क्या हो जाएगा एल अल्फ़ा डेल्टा थीटा, यहाँ से अगर आप डेल्टा एल निकाल लेंगे, वो अपना नॉर्मल सा फॉर्मूला है डेल्टा थीटा, है ना, तो क्या हो जाएगा एल अल्फ़ा डेल्टा थीटा डिवाइड बाय जी, ठीक है। यहाँ से एल कॉमन ले सकते हैं आप, ब्रैकेट में बचेगा 1 + अल्फ़ा डेल्टा थीटा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं टी डैश और टी को डिवाइड कर रहा हूँ, टी डैश डिवाइड बाय टी, तो क्या आएगा, 2π कैंसिल, एल को कॉमन लेके कैंसिल कर दूंगा, जी भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर देखना, बचेगा अंडर रूट में 1 + अल्फ़ा डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, राइट, डेल्टा टी नहीं ले सकते क्योंकि वो चेंज इन टाइम को डिनोट कर रहा है, लॉस इन टाइम को डिनोट कर रहा है, ठीक है, आपको सुनाई दे रहा है ना, ओके। तो ये हो गया 1 + अल्फ़ा डेल्टा थीटा। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, टी डैश टी इज इक्वल टू 1 + अल्फ़ा डेल्टा थीटा, इसके ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/2। आपको ये पता होगा बायनॉमियल के थ्रू 1 + x⁻n कभी भी रहता है, और x अगर 1 से काफ़ी छोटा है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 + nx, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा आपको पता ही है 10⁻⁵ ये सब में ले रहे थे, और डेल्टा थीटा टेम्परेचर में चेंज भी बहुत कम होगा, तो ये क्वांटिटी क्या हो गई 1 से बहुत कम है, तो हम लोग ये पावर इसके अंदर ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, टी डैश इज इक्वल टू टी ब्रैकेट में 1 + हाफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा, ठीक है। तो ये टी का मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, टी डैश इज इक्वल टू टी आ जाएगा प्लस टी हाफ टी अल्फ़ा डेल्टा थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब लॉस इन टाइम अगर मैं निकालूंगा तो डेल्टा टी होगा, तो क्या होगा, इनिशियल मतलब फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, T1 टी डैश माइनस टी टी हो जाएगा, टी डैश माइनस टी हो जाएगा, तो टी डैश ये है माइनस टी कर देंगे तो आपको डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी हाफ टी अल्फ़ा डेल्टा थीटा, ये आ जाएगा आपका लॉस इन टाइम। क्या आ जाएगा, लॉस इन टाइम, अगर हम लोग ने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है तो लॉस इन टाइम, इतना टाइम आपका नुकसान होगा। जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन है, यू नो दैट। डेल्टा थीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, राइट, कितना टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, और ये क्या है, ओरिजिनल टाइम पीरियड। तो हर एक टाइम में इतना टाइम का लॉस होगा आपका, ठीक है, ओके। तो इतने टाइम का क्या होता है, लॉस होता है। तो ये फॉर्मूला आ गया जो कि इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, आप नोट करिए, मैं मिटाता हूँ, ओके। तो ये आ गया अपने पास फॉर्मूला, ठीक है।
सब मिटा देता हूँ। तो यहाँ से डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ टी अल्फ़ा डेल्टा थीटा, हाफ टी अल्फ़ा डेल्टा थीटा, ये फॉर्मूला आ गया, राइट। तो इसको मिटा देंगे। ठीक है, तो इतना क्या होगा, लॉस होगा टाइम में। अब देखो, अगर आपको 1 सेकेंड में लॉस निकालना है तो लॉस इन चलो सेकेंड का नहीं, टी का निकाल लेते, ठीक है। तो टी टाइम में आपको डेल्टा टी का लॉस हो रहा था, यहाँ से यूनिटरी मेथड लगा के टी स्मॉल टी टाइम में कितने का लॉस होगा, डेल्टा टी बाय टी इंटू टी। तो यहाँ से लॉस इन टी, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा इंटू टी रहेगा, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, हाफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा इंटू टी कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, लॉस इन टी टाइम आ जाएगा। अगर आपको सेकंड्स में दिया है तो सेकंड पुट कर सकते हैं, मिनट ऐसे आवर, ऐसे मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करके ऐसे आप निकाल सकते हैं। ओके, जिस तरीके से लॉस का फॉर्मूला होता है उसी तरीके से गेन का भी फॉर्मूला होता है। गेन इन टाइम टी वो भी सेम आ जाएगा, हाफ अल्फा डेल्टा। तो अब देखेंगे इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मतलब क्या, ये जो थर्मल एक्सपांशन है ना, उसका लिक्विड के डेंसिटी पे इफेक्ट आता है। क्या इफेक्ट आता है वो देखेंगे, ठीक है। जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो क्या होता है ना कि जैसे ही आप लिक्विड में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फिर उसका वॉल्यूम एक्सपांड होता है ना। वॉल्यूम एक्सपांशन हमने पढ़ा था। तो लेट सपोज उस लिक्विड का गामा है ये कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, और डेंसिटी क्या हो जाता है टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद, मास अपॉन वी प्लस डी वी। लेट सपोज वॉल्यूम इंक्रीज कितना हो जाता है, डी वी, और डी वी का फॉर्मूला अपने को पता है, डी वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी गामा डी टी, राइट, वी गामा डी टी। तो अपने को ये पूछता है, ठीक है। तो कैसे रिलेशन है वो देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये रो डैश और रो को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, रो डैश एम कैंसिल हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, वी प्लस डी वी, और यहाँ पर वी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। डी वी का फॉर्मूला पुट करूँगा, वी इज इक्वल टू वी प्लस वी गामा डी टी, वी कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचेगा, 1/1 प्लस गामा डी टी, यही बचेगा। और यहाँ पे क्या है, रो डैश, और यहाँ पे रो है, ठीक है। अब देखो, देखना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, रो डैश इज इक्वल टू रो, इसको यहाँ पे लेके गया, और इसको हम लोग पावर 1 ऐसा लिख सकते हैं, 1 प्लस गामा डी टी के पावर -1, है ना। इसको ऊपर लिखे चले गया न्यूमरेटर में, तो पावर क्या हो गया, 1 आ गया। अगेन वही बायनोमियल एक्सपांसन, 1 प्लस एक्स रेज टू एन। अगर x बहुत ही छोटा है 1 से, तो हम लोग इसको 1 प्लस एन इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, गामा बहुत छोटा होता है, तो हम लोग ऐसा इसको अंदर लिख सकते हैं। तो डेल डैश यानी रो डैश इज इक्वल टू रो 1 माइनस गामा डी टी,
तो ये फॉर्मूला फॉलो होता है, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे होंगे जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ से डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। वो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है, डेंसिटी कम हो जाती है। तो यही था अपना लास्ट टॉपिक, ठीक है। आप आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। हमने उस लिक्विड का गामा लिया, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, चेंज इन वॉल्यूम को डीवी लिया। फिर उससे क्या होगा, जैसे ही हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वही टॉपिक का नाम है, राइट। तो क्या हो जाएगा, मास अपॉन वी प्लस डी वी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है वो हम लोग को पता है, वो हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद नॉर्मल सा मैथ्स है, डी पुट किया और फिर वी को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया और यहाँ से इसको इन्वर्स में ले लिया। इन्वर्स में लेने के बाद बायनॉमियल थ्योरम का यूज़ किया, ये जो पावर में था वो यहाँ पे आ गया और ये फार्मूला बन गया। तो यही होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इसी के साथ अपना ये थर्मल एक्सपांशन टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद कैलोरीमेट्री है, वो सब देखेंगे हम लोग। फिर कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सब टॉपिक पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। थैंक यू।